ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों का ईरान के खिलाफ वाशिंगटन का साथ ना देना महज एक मुआशी फैसला है या ये आलमी ताकत के तवाज़ुन में मुस्तकिल तब्दीली का पेश खैमा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। दोनों चीजें हैं जी, बिल्कुल इसमें। और वो रियलाइज कर रहे हैं कि एक तो उनकी मईशत पे भी क्योंकि डिपेंडेंट है, यहाँ से भी चीजें उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीजें या गैस है या इसके अलावा ऑयल है वो भी दे आर गेटिंग। और फिर जैसे वो पार्टी नहीं बनना चाहते हैं किसी ऐसे इकदाम का, क्योंकि पास के एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है, खास तौर पर जो इराक के वाकयात हुए थे। दैट्स वाई टोनी ब्लेयर आज तक वो इस पे कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा किरदार उसमें अदा किया था। तो दैट्स वाई पब्लिक ओपिनियन भी वहां पे नहीं है, किसी मुल्क के साथ नहीं देना चाहते हैं। फिर एक वो नहीं चाहते कि एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिका ने भी खुद स्टार्ट नहीं किया, फिर अमेरिका इसमें साथ शामिल हुआ, अब वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग इसमें ड्रैग हो। सो देयरफॉर इस सारी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रम्प की आइसोलेशन हुई, अमेरिका की आइसोलेशन हुई, ऊपर से नेतन्याहू इज मिसिंग, बिलीव्ड किल्ड। और तो दैट्स वाई डेस्परेशन हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के चेहरे पे नजर आ रही है जिस तरीके से है, क्योंकि वो सेफ एग्जिट भी देखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो विक्ट्री भी क्लेम करना चाहते हैं। सो ग्राउंड पे वो कुछ नहीं मिल रहा। द ओनली थिंग अभी उन्होंने एक जो डेवलपमेंट की है, दे आर सेंडिंग मेरीन्स जो है, उसके बाद से हो सकता है कोई एक और सिचुएशन बिल्ड हो जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो सकती है। वो डिपेंड करता है जब पहुंचने के बाद वो कहाँ जाते हैं। अच्छा, तो ये जो एक कलेक्टिव डिफेंस का तस्वुर है, क्या अब सिर्फ कागजों तक महदूद रह गया है? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे ममालिक अब अमरीकी जंग का ईंधन बनने से कतराते हैं। तो अगर अमरीका इस जंग में कोलैप्स कर जाता है तो दुनिया के अस्करी मॉडल पर इसका क्या असर पड़ेगा? लेकिन दुनिया अभी मान चुकी है और अभी लोग लिख भी रहे हैं कि अमेरिका एज एम्पायर इज डिक्लाइनिंग। और वो कह रहे हैं कि जो उनका एक यूनिलेटरल कंसेप्ट था कि वो फैसले डिसीजन देते थे, अब वो भी खत्म हो गया है। और स्पेशली आप देखें जब इराक की बात हो या अफगानिस्तान की बात हो, अबाउट 40+ कंट्रीज इनके साथ खड़े थे, लेकिन अभी कोई भी तैयार नहीं है। दैट्स वाई जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने तो सिंपली रिफ्यूज किया कि हमारी जंग नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम मदद वो कर सकते हैं जहां हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जंग में हम शामिल नहीं होंगे। इसी तरह जापान ने कहा कि हम कोई शिप भेजने को तैयार नहीं। इवन जो क्लोज है, साउथ कोरिया, इस तरह बहुत सारी कंट्रीज है। सो द कंसेप्ट क्या है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हैज कोलैप्स बहुत पहले कर चुका है, और अमेरिका एज एम्पायर इज इन द डिक्लाइनिंग प्रोसेस। और इसके बाद ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है दुनिया में एमर्ज कर चुका है, कि दुनिया में इस वक्त 3 बड़ी ताकतें हैं। एक अमेरिका है, एक रशिया है, दूसरा चाइना है। और यही लोग अभी फैसला करते हैं। और अभी आप देखें कि इवन रशिया और चाइना जंग में शामिल नहीं है, स्टिल दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल बिहाइंड द सीन। और उससे भी आप देख लें, जब ईरान ने डिसाइड किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कोई जहाज गुजरेगा या तेल लेते हैं तो वो जो युआन में पेमेंट करेंगे। सो दैट इज द पावर ऑफ चाइना। तो मेरा ख्याल में कि अब अमेरिका ने भी रियलाइज किया है। अब तो फिर देखें ना, शुरू से जो एक मिसट्रस्ट, अगर आप देखें जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने नेटो को क्या कहा, तो उन्होंने कहा था भाई हमने आपका ठेका लिया हुआ है, आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और इस तरह तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो पहले से वहां से हो भी चुकी थी। अब पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इन्होंने इनकार भी कर दिया है। तो दैट्स वाई ट्रम्प ने अभी को धमकी यही दे रहे कि मैं देख लूंगा। राइट। और अमेरिका आपके ख्याल में बगैर इत्तेहादियों की मदद के सिर्फ इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करते हुए इस जंग को अगर तवील होती है तो जीतने की सकत रखता है, या फिर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड वाला सिस्टम हो सकता है कोई मामला? देखिए, जीतने की कोई बात नहीं है। देखे ना, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें कोई 9 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा एरिया है, डिफिकल्ट टेरेन है, जोग्राफी उनके साथ है। और फिर एक नेशन है, एक रिजॉल्व है, और मुतहिद कौम है, और हिस्ट्री भी है। तो आप देखें कि इसराइल अकेले हमास से नहीं लड़ सकता है, तो व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान। ईरान ने जिस तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्शन है इसराइल के अंदर, वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं उससे चीजें क्लियर हो रही है। सो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की जो सुपरमेसी का कंसेप्ट था, जो बड़ा एक बिग पावर का कंसेप्ट था, वो मलियामेट हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए अब मसाइल ये हुआ कि मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उनकी अपनी पॉपुलरिटी ग्राफ हैज गॉन डाउन। और फिर इस जंग के लिए 60% लोगों ने इसको अपोज किया। तो मसाइल बड़े हैं, और फिर वो चाहते हैं कि मैं कुछ लेके अमेरिकन अवाम के पास जाऊं कि मैंने ये किया है। ऑल्दो वो डेली दावे करते हैं
कि न्यूक्लियर भी साफ कर दिया, मिसाइल्स भी क्लियर कर दिया, नेवी भी तबाह कर दिया, लेकिन ऐसे दे स्टिल इंटैक्ट है। और आप देखें ईरान ने अपने जो स्ट्रेटजी है बड़ी जबरदस्त तरीके से खेली है। और एक तरफ देखें कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज को, अमेरिका को और इसराइल को प्रेशर में रखा हुआ है पॉलिटिकली और मिलिटरीली, और एट द सेम टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग। मतलब फिजिकली वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना फियर है, nobody is willing to enter Persian Gulf. So that is the strategy वो चल रही, जो इकोनॉमिक वारफेयर है। देखें इंटरनेशनली प्रेशर इतना है कि फार ईस्ट एशिया के जो ममालिक है, चाइना हुआ, साउथ कोरिया है, चाइना है, ताइवान है, इंडिया है, जो सारे दे आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन दी पर्शियन गल्फ का आइल्स है। तो वो तो बैठ रहे, तो रिजेंटमेंट वहां भी आ रही है। तो फिर पर्शियन गल्फ के कंट्रीज में रिजेंटमेंट है, क्योंकि उनके फूड स्टोरेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, उनका तेल नहीं बिक रहा, उनकी गैस नहीं बिक रही है, उनका जो सो कॉल्ड कंसेप्ट था द ग्लीमिंग सिटीज ऑफ मिडिल ईस्ट वो गिर चुका है। जो लोगों का वो समझते थे किसी जमाने में मिडिल ईस्ट में या यूएई में जो वेल्थ है, जो करेंसी है, दैट इज नॉट वेल्थ। अब कहते हैं वो बेसिकली इट वाज द कॉन्फिडेंस, दैट कॉन्फिडेंस हैज नाउ शैटर्ड। तो बड़े मसाइल हैं कि दे विल टेक डिकेड्स टू रिकवर, जो मिडिल ईस्टर्न या गल्फ कंट्रीज है जो उनके साथ हुआ है। बिल्कुल, और ईरान के पास तो अभी भी 3000 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। एक फौजी माहिर के तौर पर आप खैबर शिकन और फतह जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को खित्ते में अमरीकी दिफा निज़ाम जैसे पैट्रियट है, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? जी हाँ, देखिए अब जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले इन्होंने सिजील जो मिसाइल को यूज किया, एक बैलिस्टिक मिसाइल था, और उसमें ये कि 2500 किलोमीटर का रेंज है। तो इवन साउथ ईस्ट यूरोपियन जो एरियाज है वहां तक हिट कर सकता है, इजिप्ट को टारगेट ये कर सकता है, और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो वैसे भी रेंज में हैं। तो अभी आप उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये बाकी जो है हाइपरसोनिक जो है फतह सीरीज के मिसाइल्स हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैनूवरेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा है, इंटरसेप्ट नहीं होते हैं, ये टारगेट को हिट करते हैं। तो वो उन्होंने भी अभी आने हैं। तो ईरान ने देखें कि पिछले साल के जंग के बाद अब लोग मानते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी ईरान ने दी थी अपने मिसाइल सिस्टम को, उन्होंने फोकस किया, न्यूक्लियर को पीछे किया लेकिन मिसाइल। दैट्स वाई देखें उन्होंने फिर ऊपर से एक मजाक डॉक्ट्रिन उन्होंने फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है, 31 प्रोविंसेस है, वहां पे उनके लोग हैं, वो खुद डिसीजन लेके वहां से फायर करते हैं। सो देखें कि रहबर की शहादत के बाद भी थिंग्स दे रिमेन इंटैक्ट, कि वो डिसीजन मेकिंग हो रही है और सारा कुछ चीजें बिल्कुल महफूज तरीके से चल रही हैं। सो मेरे ख्याल में ईरान हैज प्रीवेल्ड एज फार एज रिसेंट जितनी डेवलपमेंट है। और अभी तो डिक्टेट ईरान कर रहा है ना कि वो शर्तें रख रहा है कि ये चीजें होंगी तो सीज फायर पे बातचीत हो सकती है।